तो मैं अभिषेक आपके लिए आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक स्टडी जोन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे भारत का संविधान। जैसा आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत का संविधान। आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं? आज हम इसमें देखने वाले हैं अनुच्छेद देखेंगे, हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अभी हाल ही में चल रहे एग्जाम एसएससी जीडी में पूछ रहे हैं और होने वाले एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाएंगे और स्टेट पीएससी यूपीएससी तक में इसमें इस वीडियो से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलिए हम देखते हैं। पहला देखेंगे हम, भाग 1 देखेंगे। इसमें हम देखेंगे भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें आर्टिकल 1 में देखेंगे हम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है आपका आर्टिकल 1 में। ठीक है, संघ का नाम मतलब संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख आपको अगर क्वेश्चन आता है कौन से आर्टिकल से है तो आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 में क्या दिया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे नए राज्य बनते हैं उनका प्रवेश या स्थापना आपको किस में मिलेगा? आर्टिकल 2 में मिलेगा। आर्टिकल 2 का में क्या है? सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना, इसको निश्चित किया जाता है। इस किस में बताया गया है? आर्टिकल 2 का में बताया गया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या दिया हुआ है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं के नामों में परिवर्तन। ठीक है, क्या बोलता है? नए राज्यों का निर्माण। अगर आपको नए राज्य का निर्माण करना हो तो आप किसके अंतर्गत करेंगे? आर्टिकल 3 के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, उसके बाद है वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। वर्तमान जो राज्य है अभी भारत में, उसके क्षेत्र, उसके सीमा या उसके नाम में परिवर्तन का करना हो, उसके नाम में चेंजेस करना हो, परिवर्तन करना हो तो आप आर्टिकल 3 के साथ कर सकते हैं। ठीक है, 3 का लेके उसमें कर सकते हैं। अब हम चलेंगे आर्टिकल 4। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ठीक है, यह आपको किस में देता है? अनुच्छेद 4 में देता है। यहाँ हमारा भाग 1 समाप्त होता है, हम भाग 2 की ओर चलेंगे। देखिए भाग 2 क्या कहता है? भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में आपको बताता है। ठीक है, नागरिकता के बारे में बताता है। अब यहाँ से चालू हो जाएगा हमारा आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। यह किस में बताया गया है? यह आपका आर्टिकल 5। ठीक है, फिर आर्टिकल 6 में चलते हैं। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने और कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 7 में चलते हैं हम। पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 7 में दिया हुआ है। उसके बाद हम आर्टिकल 8 को देखेंगे। आर्टिकल 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। भारत के बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले भारतीय, भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार आर्टिकल 8 में दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 9 में देखेंगे विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका मोस्ट एमपी लगा लीजिए आप इसको। क्या बोल रहा है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। क्या बोल रहा है इसमें? विदेशी राज्य की नागरिकता आर्टिकल 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना बोल रहा है।
आप क्या समझे इससे? देखिए इसमें बोल रहा है कोई व्यक्ति जैसे भारत की नागरिकता ले रखा हो, जैसा कि आप जानते हैं भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता जो भारतीय नागरिकता है वो स्वयं समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में बताया गया है। आर्टिकल 10 में चलते हैं। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता अधिकारों का बना रहना किसमें बताया गया है? आर्टिकल 10 में बताया गया है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। उसके बाद है आर्टिकल 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। देखिए समय समय पर नागरिकता के कानून में संशोधन होते रहता है, तो भारतीय जो संसद है वो किस आर्टिकल के तहत संशोधित करती है? तो आर्टिकल 11। आर्टिकल जो 11 है, आर्टिकल आपका जो 11 है यह आपका क्या बता रहा है? ये आपका बता रहा है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, ये आर्टिकल 11 है। उसके बाद हम चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं हम भाग 3 में पहुंच चुके हैं। आर्टिकल जो आपका 5 से 11 था वह नागरिकता से संबंधित था, वो समाप्त हो गया है इस वीडियो पे। अब हम भाग 3 में चलेंगे, मूल अधिकार। मूल अधिकार पढ़ेंगे। इंडियन जो पब्लिक है, भारतीय लोग हैं, उनको जो संविधान में क्या उनके मूल अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये देखिए मूल अधिकार है, भाग 3 का है। इसमें जो आर्टिकल 12 है, भाग 3 आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपका फंडामेंटल जो राइट्स दिया हुआ है, ठीक है, वो आपकी जो परिभाषा है कौन सा आर्टिकल में है? ये आपका आर्टिकल है 12। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, आर्टिकल 13 में चलेंगे। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये आपके किस में बताया गया है? आर्टिकल 13 में बताया गया। जो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये आर्टिकल 13। अब हम चलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका समता का अधिकार। समता का अधिकार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल 13 के बाद, मतलब आर्टिकल 14 से। ठीक है, तो हम आर्टिकल 14 से देखेंगे समता का अधिकार। पहला है इसमें विधि के समक्ष समानता, मतलब जो कानून के समक्ष आपका कोई भी व्यक्ति हो वो समान होगा। ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 14 में बताया गया। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में हम देखेंगे धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है ये आर्टिकल। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखिए धर्म, मूल वंश, धर्म मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म मानने के लिए वो स्वतंत्र है। मूल वंश, उनका वंश, उनकी जाति, जो भी जाति का हो, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। ठीक है, अगर उनके धर्म के से किसी व्यक्ति को उनको भी क्या बोलते हैं विभेद करता है, तो या उनके मूल वंश या उनकी जाति से, चाहे वो किसी में भी आए, एससी में आए, एसटी में आए, ओबीसी में आए, जनरल में आए, या किसी भी कैटेगरी में आता है या उसकी जाति से उसको विभेद किया जाता है, तो इसका प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 15 में। या उसके जन्म स्थान पर, या मतलब कहाँ व्यक्ति का भारत में किसी भी स्थान पर जन्म हुआ, इस आधार पर विभेद किया जाता है, तो उसका प्रतिषेध कौन करता है? आर्टिकल 15 करता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलेंगे। आर्टिकल 16 हम देखेंगे, लोक नियोजन के अवसर में समानता। लोक नियोजन के अवसर में समानता मतलब सरकारी नौकरियों में मतलब जिनको जो छात्र कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनमें सबको समान अवसर मिले, तो ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 16 में बताया गया। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं हम आर्टिकल 17 अप्रस्तुतता का अंत, मतलब छुआछूत जो बोलते हैं उसका अंत। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 17 बताता है अप्रस्तुतता का अंत क्या होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने आज़ादी के पहले एक मिनट, हाँ, ये आपका 1945
47 के पहले, जब देश आज़ाद होने के पहले क्या होता था, भारत में छुआछूत मतलब इतना हद तक होता था, SC ST जो समुदाय के लोगों के साथ जो जनरल वर्ग के लोग करते थे, वो क्या करते थे, उनका छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, उनको मंदिरों में हम प्रवेश नहीं करने देंगे। ठीक है, अगर कोई छोटी जाति का, अगर कोई छोटी जाति के SC ST से व्यक्ति कोई बिलोंग कर रहा है, वह उनसे टच हो जाता है तो वो अपने शुद्धि करने के लिए अपने आप को स्नान करते थे। इन सब गलत चीज़ों को रोक लगाने के लिए संविधान निर्माताओं ने ये आर्टिकल 17 जोड़ा, अस्पृश्यता का अंत। ये किसमें है, आपका अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। अंग्रेजों द्वारा समय समय पर जो एलिट वर्ग थे या फिर कह सकते हैं जो उनके वफादार थे, उनको समय समय पर अंग्रेज क्या करते, पुरस्कृत करते थे, उनको उपाधि देते थे। कुछ पढ़े लिखे वर्ग थे उनको, जैसे हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने सर की उपाधि, महात्मा गांधी को उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि दी। ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि दी। ऐसे मतलब अन्य व्यक्तियों को उन्हें उपाधि देते थे। वो देश में दो भाग निर्धारित कर देते थे, एक पहला जो उपाधियां जिनको मिली है, एक वर्ग जिनको उपाधियां मिली है, एक वर्ग जिनको उपाधियां नहीं मिली है। ठीक है, तो वो दोनों में भेद करते थे। ये उनका फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत वो करते थे। इसको जो हमारे संविधान निर्माता ने विशेष ख्याल रखते हुए कि कोई भी व्यक्ति उपाधि न ले, इसका उपाधियों का अंत उन्होंने किया अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 के तहत। उसके बाद हम चलेंगे स्वतंत्र अधिकार। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। आज़ादी से पहले क्या होता था, अंग्रेज हमको ना बोलने की आज़ादी तक छीन लिए थे, मतलब उनके हिसाब से हम बोले, उनके हिसाब से हम ना बोले। इस चीज़ का उन्होंने संविधान निर्माताओं ने विशेष ख्याल रखा, वाक स्वतंत्रता एवं आदि विषय व कुछ अधिकारों का संरक्षण किया। ठीक है, यह आर्टिकल 19 के तहत। उसके बाद हम देख रहे हैं आर्टिकल 20 उपाधियों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 बोलता है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 बोलता है, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह आपका क्या बताता है, आर्टिकल 20 बताता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 21 क्या बताता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता के लिए, रक्षा के लिए सदैव उसको मूल अधिकार दिया गया है कि वो अपनी रक्षा कर सकता है। उसके बाद हम चलेंगे आगे आर्टिकल 21 पे चलेंगे, शिक्षा का अधिकार भारतीय लोगों को दिया गया है, वह आर्टिकल 21 का के तहत दिया गया, 21 का। ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। उसके बाद उन्हें आर्टिकल 20 में क्या दिया हुआ है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये किसको बताता है, आर्टिकल 22 बताता है आपका। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे शोषण के विरुद्ध आर्टिकल देख लेंगे। शोषण के विरुद्ध जो आर्टिकल बने हुए हैं, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए कौन कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आर्टिकल 23 क्या बोलता है, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध। मतलब ये क्या होता है, गुलाम प्रथा को इन्होंने बंद किया, मानव के देह व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। आज़ादी के पहले जो मुगल शासन चल रहा था, मुगल काल चल रहा था, उसमें जो फिरोज शाह तुगलक थे, उस टाइम उन्होंने क्या किया था, गुलाम जहां वो युद्ध करने जाते थे, युद्ध जीतते थे, तो वहां से उनको क्या आदेश था कि उच्च वर्ग के लोगों को वहां से उनको गुलाम बनाकर लाया जाए और यहाँ अपने राज्य में लाया जाए। और उसके बाद क्या करते थे, वहाँ गुलामों का स्पेशल तौर पे बाजार लगवाते थे, खरीद फरोख्त चलती थी मानव का, मतलब देह व्यापार दुर्व्यापार उनके साथ होता था।
तो ये मानव के दुर्व्यापार को दूर करने के लिए, मतलब इस बाल श्रम प्रथा को प्रतिषेध करने के लिए आर्टिकल 23 लेके आया गया, बाल श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। उसके बाद आर्टिकल हम 24 चलते, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया। ठीक है, किस में किया गया, आर्टिकल 24 में किया गया। उसके बाद हम देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में दिया हुआ। ठीक है, अब क्या दिया हुआ, कैसे दिया हुआ हम देखते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की और धर्म के आबद्ध से मानने व आचरण का प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म के आबद्ध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारतीय व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, इसके लिए वह पूर्णतः स्वतंत्र है। ये किस में बताया गया, आर्टिकल 25 में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब धर्म से संबंधित जो भी उनका, जैसा भी उनका कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम को स्वतंत्र रूप से मना सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद है ये आर्टिकल 27 क्या कहता है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यह आर्टिकल 27 बताता है। उसके बाद है आर्टिकल 28 है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में आप उपस्थित होवे, इसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यह आपको बताता है, आर्टिकल 28 बताता है। ठीक है, अब हम चलेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो आपको भारतीय संविधान में दिए गए हैं, उनको हम बारीकी से देखेंगे। पहला है इसमें आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो माइनॉरिटी सेक्शन थी, उनका मतलब उनके हित का रक्षा करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में दिया गया है, आर्टिकल 29। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जैसे माइनॉरिटी सेक्शन है, वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसका प्रशासन, उसका कार्यभार संभाल सकते हैं। ये आपको किस में दिया गया हुआ, अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 31, इसको निरस्त कर दिया गया है। इसको बताने के पहले बता दो, ये आर्टिकल 31 को निरस्त कर दिया गया। यह किससे संबंधित था, संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित था। इसको निरस्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, इसको प्रबंध लगा दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 31 को संविधान के आर्टिकल से हटा दिया गया है, संवैधानिक रूप से इसे निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 31 जो आपका संपत्ति का, जो आपके संपत्ति का अनिवार्य अर्जन था, उसको निरसित कर दिया गया है। अब हम आगे चलेंगे, आर्टिकल 31 देखेंगे। आर्टिकल 31 का देखेंगे, संपदाओं के आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति होती है। ये आर्टिकल 31 का में है। उसके बाद 31 खा, आर्टिकल 31 का कहता है, 31 खा, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। क्या किस में बताता है, आर्टिकल 31 खा। उसके बाद आर्टिकल 31 का, कुछ निदेशकों के तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति बताती है। यह 31 ग है। उसके बाद है 31 घ को, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति, इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको निरसित कर दिया गया। ठीक है,
अब हम मोस्ट टाइम पी देखेंगे इसमें, आर्टिकल जो आने वाला है आपका 32 से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। यह किस में बताया गया है? आर्टिकल 32 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 32 का में क्या बताया गया? राज्य विधियों के संवैधानिक वैधता का अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना, इसको निश्चित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 33। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि का लागू होने में उपांतरण की संसद की शक्ति, ये किसको बताएगा? आर्टिकल 33 बताएगा। उसके बाद बताता है आर्टिकल 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है और इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निर्बंधन कर दिया गया, आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 क्या बताएगा? इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, ये किसमें बताया गया? आर्टिकल 35 बताया गया। अब हम यहाँ से देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखेंगे हम यहाँ से, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, ठीक है। भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं हम। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा किसमें दी हुई है? आर्टिकल 36 में दिया हुआ है। फिर आर्टिकल 37 क्या बोलता है? इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना किसमें बताता है?